नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में नए नेतृत्व ने युवा सोच के साथ सियासत को नई दिशा देने का संकल्प व्यक्त किया है। सूबे में सत्ताधारी दल से लेकर विपक्ष में युवा चेहरों को मौका मिला। स्वामी विवेकानंद ने युवा सोच को तरक्की का असली आधार बताया था। आज सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसी सोच के साथ प्रदेश की भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर चलने का संकल्प लिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अंग्रेजों के उस प्रभुत्वशाली समय में भी पश्चिम में जाकर के अपने धर्म की उदारता के साथ बगैर किसी धर्म का अपमान किए। भारतीय जनता पार्टी को इंडस्ट्री थोड़ी है कि युवाओं को पैदा करेगी। हमारी पार्टी भी कर रही, जीतू पटवारी जी हमारे कौन है। मध्य प्रदेश में नए नेतृत्व में युवा सोच के साथ सियासत को नई दिशा देने का संकल्प व्यक्त किया गया। सूबे में सत्ताधारी दल से निकलकर विपक्ष में युवा चेहरों को मौका मिला है। स्वामी विवेकानंद ने युवा सोच को तरक्की का असली आधार बताया था। आज सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसी सोच के साथ प्रदेश की भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर चलने का संकल्प व्यक्त किया। आज युवा दिवस के अवसर पर डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में स्कूली बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार और प्राणायाम किया। प्रदेश भर में युवा दिवस मनाया गया। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की थी कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, विवेकानंद जी का नाम लेते ही जोश उमंग के साथ आभा लिए चित्र उभरता है। हम उस धरा के संवाहक हैं। अमेरिका का वो शिकागो वाला क्षण जब स्वयं विवेकानंद ने इस बात का निर्णय किया है कि सनातन धर्म को जाने बिना दुनिया धर्मों को नहीं जान सकती, और विश्व धर्म सम्मेलन में जब वो सम्मिलित हुए, और हम सब जानते कि जाने के और आने के दरमियान दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। वो दौर ऐसा था जब भारत को पता नहीं कितने प्रकार से हमारे सपेरों का पता नहीं कितने प्रकार से अपने धर्म को लज्जित करने वाले वो बहुत सारे विश्लेषणों से भारत को जाना जाता था। लेकिन ऐसे कठिन काल में भी, अंग्रेजों के उस प्रभुत्वशाली समय में भी पश्चिम में जाकर के अपने धर्म की उदारता के साथ बगैर किसी धर्म का अपमान किए, अपने धर्म की विशेषताओं को लेकर के। हर साल युवा दिवस पर सियासत युवा सोच के साथ आगे बढ़ने का संकल्प व्यक्त करती है। युवाओं को आगे बढ़ाने की बात होती है। फिलहाल राजनीति में युवा सोच की लीडरशिप काबिज है। सत्ताधारी दल से युवाओं को जितनी उम्मीदें हैं, विरोधी दल भी युवाओं को आगे लाने के लिए उतनी ही अहम भूमिका निभा सकता है। युवाओं को लाना चाहिए राजनीति में, हमारी बहनों को लाना चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं। भारतीय जनता पार्टी को इंडस्ट्री थोड़ी है कि जो युवाओं को पैदा करेगी। हमारी पार्टी भी कर रही, जीतू पटवारी जी हमारे कौन है। युवा प्रदेश अध्यक्ष तो ही बने हैं, और अधिकांश पूरे देश में जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे मैक्सिमम युवा लोग हैं। मंत्री हमारे युवा हैं, हम तो पक्षधर हैं उसके। प्रदेश की 65% आबादी युवा है। ऐसे में युवाओं को अपने व्यक्तिगत जीवन से बढ़कर अपनी नौकरी पेशा के साथ साथ समाज और देश हित में भी काम करने की कहीं अधिक आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का भारत बनाने का समय आ गया है। एक दौर ऐसा भी था जब चमचागिरी करने और आगे पीछे घूमने से थोड़ी बहुत बात बन भी जाती थी, लेकिन अब वो दौर बीत चुका है। नया दौर शुरू हो चुका है। ये समय वास्तव में सबसे सुनहरा समय है। अपने आप को और अपने देश को आगे बढ़ते हुए गौरव में आहुति देने का। अभी नहीं तो कभी नहीं। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जुड़े हैं। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज इस डिबेट का हिस्सा। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश व्यास जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रेम व्यास जी आपसे ही करते हैं। निश्चित तौर पर हर साल युवा दिवस एक वृहद स्तर पर मनाया जाता है। वृहद इसका स्वरूप होता है। युवाओं को कहीं ना कहीं प्रेरित करने की कोशिश की जाती है, और स्वामी जी को जो आदर्श हैं उनसे उन्हें ओतप्रोत किया जाता है। इस बार का जो युवा दिवस मनाया गया, जिस तरह से इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई, किस तरह से इस आयोजन को आप देखते हैं? क्या मैसेज देने की कोशिश इस बार सरकार ने प्रदेश के युवाओं को की? देखिए, स्वामी जी जो है वो भौतिकता और आध्यात्मिकता के प्रणेता रहे।
जी। और उन्होंने भारत को दिशा निर्देश देने का कार्य बहुत प्रारंभिक अवस्था से करा है। जब अंग्रेज यहाँ पर शासनार्थ थे, उन्होंने युवाओं को अपनी शक्ति का आभास कराया। उन्होंने ये बताया कि सत्य मेरा ईश्वर है, सारे धर्म एक ही सत्य कहते हैं, और मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। निश्चित रूप से स्वामी जी के जो संदेश थे उनको धरातल पर कर लाने का कार्य पिछले कई दशकों से अगर कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुशासनिक संगठन करते आ रहे हैं। अभी आप जैसे देखेंगे, शोभा यात्रा हो, मूर्ति स्थापना हो, रैलियां हो, संगोष्ठियां हो, इसके माध्यम से स्वामी जी के जो दिशा निर्देश थे, जो उन्होंने बातें कही युवाओं को प्रेरित करने के लिए कि युवा ही है जो बदलते भारत का भविष्य है। और उन्होंने एक बार तो ये भी बात कही थी विदेश यात्रा के दौरान कि मैं उस भारत को देख रहा हूं जो अल्प काल में ही विश्व गुरु के रूप में प्रख्यात होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से भारत अभी कार्य कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो हम कांग्रेस की भी सराहना करते हैं, जब अटल जी 12वीं पोजीशन पर भारत की अर्थव्यवस्था को छोड़ के गए थे, निश्चित रूप से मनमोहन सरकार ने उसको 10वें पायदान पर लाने का कार्य करा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको 5वीं पायदान पर लाने का कार्य करा है। और नरेंद्र मोदी जी ने मुखरता से कहा था कि कोई भी देश सबसे ज्यादा युवा अगर है तो भारत में है, और कोई भी देश हम पर कैसे प्रेशर बना सकता है, ये बात उन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में कही थी। और अभिनंदन की रिहाई के समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री के पांव कांप रहे थे, और उन्होंने इस चीज को स्वीकारोक्ति के साथ में कहा कि अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा गया तो भारत हमला कर देगा। तो मुझे लगता है कि अभी जो वैश्विक पटल पर भारत की छवि है वो युवाओं को इंगित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कार्य करा है और जिस तरह से युवाओं में आज आत्मविश्वास जागृत करा है, इस सब चीजों को प्रदर्शित करती है। और एक मिला जुला प्रतिरूप भारत का, नए भारत का, जहां पर युवा अभी जो निर्णय आपने देखे होंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में या राजस्थान की राजनीति में या छत्तीसगढ़ की राजनीति में, इस बदलते भारत का प्रतिरूप के रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है अनिल जी, किस तरह से बदलते भारत का प्रतिरूप आप देखते हैं? सरकार तो दावा कर रही है कि केंद्र में, राज्य में युवाओं के हित में कई कार्य हो रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है इनका लाभ युवाओं को मिल पा रहा है? देखिए अमित जी, पहले तो मैं युवा दिवस की सभी को, दर्शकों को और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जी आपको भी। स्वामी जी के जन्मदिन पर स्वामी जी की एक सोच थी, विवेकानंद जी की एक सोच थी स्वामी जी की, कि युवा आगे आए, युवा सुदृढ़ बने, खेल के मैदान में हो, व्यायाम करे, युवा हो, मतलब ताकत पर। लेकिन स्थितियां उस हिसाब से हम अभी भी नहीं दे पाए जिस हिसाब से होना चाहिए। डॉक्टर मोहन यादव जी कह रहे हैं कि हम युवाओं को नया संदेश देना चाहते हैं। निश्चित तौर पे मैं कांग्रेस का भी ये मानना है कि कांग्रेस ने हमेशा युवाओं की बात, ज्यादातर हमारे प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगभग युवा ही है। और अगर बात करें अगर युवाओं के बारे में जो स्वामी जी का वास्तविक जो विचार है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी ने उसको आत्मसात करने का प्रयास भी किया। और यही एक प्रयास था, कांग्रेस पार्टी ने 18 वर्ष की उम्र में ही युवाओं को मतदान का अधिकार भी देने का काम किया था। लेकिन आज मैं इस चीज को जरूर कहूंगा ओम व्यास जी से कि अगर निश्चित तौर पे स्वामी जी का एक विचार और था कि सभी धर्मों को लेकर, क्योंकि वो मानवता का धर्म सबसे ज्यादा प्रिय उनको था, कि मानवता धर्म को वो मानते थे, और सभी धर्मों को समावेश की तरफ से लेकर के सभी के लिए एक साथ अगर कार्य किया जाए बिना किसी भेदभाव के, तो निश्चित तौर पे ये अच्छा रहेगा। और किस तरह से वो करेंगे ये देखने वाली बात है, और इसके लिए तो मैं कांग्रेस का भी निश्चित तौर पे आपको समर्थन प्राप्त रहेगा। जी चलिए, तो कांग्रेस भी इस पे समर्थन करने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रदेश के युवाओं की बात है, देश के युवाओं को लेकर ये पूरा विचार है। लेकिन प्रकाश व्यास जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आज जो देश का युवा है वो क्या सिर्फ घोषणाएं चाहता है? धरातल पर रोजगार की कितनी आवश्यकता आप देखते हैं? क्योंकि दावे तो हर बार किए जाते हैं, हर साल युवा दिवस पर एक नई घोषणा की जाती है, लेकिन क्रियान्वयन कहां तक हो पाता है? जी अमित जी, आप देखिए कि आज भारत की कुल आबादी का 60 से 65% युवा है, युवा आबादी। करीबन माने कि 60 से 75 करोड़ के आसपास आज भारत युवा प्रधान देश है। और 2011 की जनसंख्या के अनुसार आज जो बेरोजगारी का प्रतिशत है वो करीबन 28 से 30% के आसपास है।
और उसमें से भी 15% ऐसे युवा बेरोजगार हैं जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, उच्च शिक्षित हैं। तो युवा को ये सबसे बड़ी प्राथमिकता जीवन में होती है रोजगार। रोजगार भारत की किसी पार्टी की समस्या नहीं है, रोजगार भारत की एक समस्या शुरू से बनी है, चाहे वो बीजेपी का एक्शन हो या कांग्रेस का हो, उसका एक उचित समाधान, लंबा समाधान नहीं निकल पाया है। जबकि भारत में ऐसा नहीं किसी भौतिक संसाधनों की या किसी अवसर की कमी है, लेकिन कई राजनीतिक दिशा, राजनीतिक शक्ति जो है उसमें युवाओं को लेके आगे नहीं बढ़ पाई। उस सोच की जरूरत है। हालांकि मोदी जी ने काफी अच्छे प्रयास किए हैं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए आज युवाओं की शक्ति की वजह से मोदी निरंतर जो है सफल भी हो रहे हैं और होते भी रहेंगे। लेकिन अब आवश्यकता है युवाओं को केंद्र की मुख्य भूमिका में लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए, वो चाहे किसी राज्य का हो या किसी प्रदेश का हो या पूरे संपूर्ण देश की बात करें। केवल युवाओं को रोजगार देना ही एक मुख्य उद्देश्य नहीं होता, युवाओं को एक दिशा देना ही वो उद्देश्य जरूरी है किसी राजनीतिक या सामाजिक संस्था का, और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना भी आवश्यक है। क्योंकि आप जानते हैं जब युवा बेरोजगार होता है तो अमूमन वो दो ही चीज ज्यादा करता है, या तो वो किसी नशे की लत में पड़ जाता है या फिर वो आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता है। आज देखें भारत में भी अपराध होते हैं, उसमें 70 से 75% जो है युवाओं का उसमें रोल रहता है। तो आवश्यक है कि हम राजनीतिक इच्छा शक्ति से युवाओं को रोजगार के साथ साथ एक दिशा की ओर भी ले जाएं। जी अमित जी। प्रेम व्यास जी, आप इस बात से निश्चित तौर पर सहमति रखेंगे जो प्रकाश जी ने बात कही है कि अब केंद्रीय स्तर पर भी हमें युवाओं को एक बड़ा अवसर देने की जरूरत है, लेकिन क्या सरकार ऐसा कर पा रही है? क्या इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे हम राजनीतिक क्षेत्र में बात करें या फिर किसी और क्षेत्र के संदर्भ में हम चर्चा करें? देखिए, सभी क्षेत्रों में मिला जुला प्रतिरूप के रूप में जहां आवश्यकता है और जहां इन युवाओं का लाभ ले सकते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी ऐसे युवाओं को प्रदर्शित कर रही है। आप उसी का उदाहरण देख लीजिए, मध्य प्रदेश में जितने भी अभी घोषणाएं हुई, जितने भी मंत्री बनाए गए या मुख्यमंत्रियों के नाम लिए गए, या केंद्र में कितने सारे युवाओं चेहरों को मौका दिया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस ओर भी अग्रसर है। और दूसरा, विकास के साथ में रोजगारों का अवसर प्रदान करना युवाओं को, और उसी का तो प्रतिसाद है कि पर ईयर 1.5 करोड़ लोग ईपीएफओ से जुड़ रहे हैं। आज जो पर कैपिटा इनकम वो युवाओं की तो ही बढ़ी है, 1,78,000। ये निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण के दौरान पटल पर कहा था, तो इसमें कहीं अतिशयोक्ति की बात ही नहीं है। जो उन्होंने बताया था कि जनधन खाते 48 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। किसानों का बजट, युवा किसानों के बजट को 3 गुना तक बढ़ाया गया है। और भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था है। 1 लाख स्टार्टअप्स नए बनाए गए हैं जिसमें युवाओं को प्रोत्साहित किया गया है। और उसके अंतर्गत भी पीएलआई के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ावा दिया गया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर डिवाइस की बात करी है कि उसको हम शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ेंगे। और जैसे ही उन्होंने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात करी तो सभी देशों ने खुलकर उनका समर्थन करा। दैट इज द विजन। इसको कहते हैं विजन की कैसे शिक्षा को उस स्तर तक ले जाया जाए जहां पर शिक्षा अध्ययन के पश्चात कार्यों की कमी ना हो और रोजगार के नए नए अवसर पैदा हो। 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक CDDMSE स्कीम में रोजगार के लिए पैसा प्रोवाइड किया गया है। और मध्य प्रदेश की बात करेंगे अगर महिलाओं की, युवा महिलाओं की, ऐसी 17,000 महिलाएं स्व सहायता समूह से पिछले 18 वर्षों के कार्यकाल में जुड़ी है और निर्विवाद रूप से चुनाव जीत कर आई है। ये हमारा विजन है और हमारा विजन 2047 को लेकर है कि कैसे भारत अपने युवाओं के साथ में अग्रसर होगा, कैसे भारत विकसित देशों की श्रेणी में प्रथम 3 पोजीशन में पहुंच पाएगा। और दूसरा, स्वामी जी को लेके मैं 2-3 चीजें कोट करना चाहता हूँ। स्वामी जी ने 2 सितंबर 1897 में मद्रास में जो उनका भाषण हुआ था, उन्होंने कहा था कि मैं राम सेतु में जो गिलहरी का योगदान था, ऐसा योगदान अपनी भारत भूमि पर देना चाहता हूँ। उन्होंने वहां भगवान राम को कोट करा। उनकी जो द्वितीय विदेश यात्रा थी
अमेरिका में, मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने वहां पर रामायण को लेके व्याख्यान दिए थे और किस तरह से प्रभु राम के चरित्र को उन्होंने प्रदर्शित किया था। और तीसरा, जो 30 मार्च 1901 में बांग्लादेश में ढाका में उन्होंने कहा था कि जहां राम है वहां काम नहीं और जहां काम है वहां राम नहीं। इसीलिए हमने कहा है कि भौतिकता और उसका मिला जुला स्वरूप जो है, जो स्वामी जी का है, उसी को युवाओं के मध्य में पहुंचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी, जिस तरह से प्रेम व्यास जी कह रहे हैं कि युवाओं के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, जन धन खाते खोले गए हैं, 2047 तक का विजन लेकर सरकार चल रही है, लेकिन क्या आप इन बातों से सहमति रखते हैं कि जो दावे, जो वादे कागजों पर किए जा रहे हैं, उसका लाभ मध्य प्रदेश के युवा को मिल रहा है? कितना फायदा आप देख रहे हैं? जी आंकड़ों की बाजीगरी करके जैसे जनधन खाते खोले, लेकिन आप बताइए 48 लाख जो आप बता रहे हैं ना, 48 करोड़ खाते खोले, लेकिन उसके बाद आप बताइए वो कितने खाते आगे संचालित है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात करें, अगर वास्तविक रूप से निश्चित तौर पर हम व्यासी इस बात को स्वीकार तो नहीं कर पाएंगे। हम और आप सारे लोग देख रहे हैं आज युवा, अगर देश की बात करें तो आज देश के आज वास्तविक जो मुद्दे हैं उनको नजरअंदाज करके भावनात्मक मुद्दों पर राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है और उसी आधार पर हम कह सकते हैं कि देश के प्रदेश के युवाओं को निश्चित तौर पे छला जा रहा है, क्योंकि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बीच अगर युवा, अगर गरीब अपनी पढ़ाई कैसे करेगा? आप सोच के देखिए, अगर लगातार बेरोजगारी है तो युवाओं का भविष्य क्या है? स्वामी जी का सपना है कि अगर जिस देश का युवा का भविष्य अगर निश्चित तौर पे अगर अच्छा है तो निश्चित तौर पे अगर युवा तरक्की करेगा तो ही देश तरक्की कर सकता है। परंतु लेकिन अगर आज बात करें तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि देश और प्रदेश के अंदर युवा सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार से झेल रहा है। और जमीनी हकीकत अगर बात करें तो युवाओं के विकास की बात जो कर रहे हैं, युवाओं के सुदृढ़ होने की बात कर रहे हैं, तो जमीनी हकीकत पे ये कोसों दूर नजर आती है। जी दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हैं, आप खुद सोच के देखिए कि आज सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश बेरोजगारी से जूझ रहा है। पिछले वर्षों में अगर बात करें तो भाजपा की सरकार रही, लेकिन अगर बात करें तो पिछले वर्षों में लगातार आप देखिए जितनी भर्तियां हुई उसमें स्कैम हुए, या पटवारी घोटाला हो, शिक्षक घोटाला, ये युवाओं के साथ ही तो छलाया होगा। आपके पास और जो पढ़ाई कई गुना में पढ़ाई भाजपा सरकार में इतनी ज्यादा महंगी हो गई, जो 200 और 250 रुपए का जो LKG UKG के बच्चों का जो किताबों का सेट आता था, आज वो 5000 और 6000 में होगा। आखिर वो कहाँ से पढ़ा सकते हैं? आप खुद आप देखिए, आप शिक्षा की बात करते हैं, अच्छी शिक्षा की बात करते हैं, आज भी 2 लाख से ज्यादा शिक्षक स्कूलों में आज भी कमी है, उनकी आप भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। विशेष भर्ती अभियान के तहत भी जो विशेष दिव्यांगों के लिए जो है नई व्यवस्था के तहत प्रशिक्षित शिक्षक हैं, आप वो नहीं भर पा रहे। तो निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूं कि जो वास्तविक हकीकत नहीं है, लेकिन अगर हमारे डॉक्टर मनमोहन यादव जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं कह रहा हूं मैं, हमारे मुख्यमंत्री, वो हमारे भी मुख्यमंत्री है, प्रदेश के मुख्यमंत्री, सबके मुख्यमंत्री, हम उनको स्वीकार करते हैं। अगर उन्होंने कहा, युवा संदेश दिया और कहा कि युवा दिवस के उपलक्ष्य में हम युवाओं के लिए कुछ नया करना चाहते, तो अब ये उनको बताना चाहिए किस तरह से करेंगे। अगर वो करते तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी विचारधारा में है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं जी, अगर वो ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे ठीक है, जवाब ले लेते हैं, फिर प्रकाश जी का रुख करेंगे। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, सिर्फ आंकड़ों पे बीजेपी बात करती है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है, लेकिन इन तमाम चुनौतियों से पार कैसे पा पाएंगे, उसके लिए मास्टर प्लान क्या है सरकार के पास, ये पूछा जा रहा है। जी प्रेम जी, आप ही से सवाल है। प्रेम जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। प्रेम जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। जी जी जी, आपकी बात रखें जी। जी निश्चित रूप से मैंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स जो है जी, मैं उसका आंकड़ा आपको बता देता हूं, आप देख लीजिए जाके। मध्य प्रदेश अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स में 4.4% पर है। वहीं राजस्थान, जहां कांग्रेस की सरकार रह चुकी, वो 12.5% है। छत्तीसगढ़ 7.1% और तेलंगाना 15%। यह अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स की बात है। और अगर ओवरऑल महंगाई की बात करेंगे तो आज हम G20 देशों से कम महंगाई भारत में है और G20 देशों से ज्यादा विकास भारत में हुआ है। EPFO का डाटा, सिर्फ अगर आंकड़ों की गड़बड़ जादूगरी है तो चेक कर लीजिए EPFO का डाटा। उसके
उसके बाद में जो जनधन खाते खुले हैं वो वे लोग हैं जिनके आजादी के पश्चात जिन लोगों को बैंक तक जो लोग नहीं पहुंच पाए और निश्चित रूप से उन लोगों को मुख्य धारा के साथ में जोड़ा गया है, चाहे वे युवा थे, चाहे महिला थी, चाहे वे 18 वर्ष से ऊपर के बालक थे, और उनको योजनाओं का लाभ आज डायरेक्ट उनके खातों में पहुंच रहा है। IMF की चेयरमैन का यह स्टेटमेंट है, यह भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन का स्टेटमेंट नहीं है, क्रिस्टिना जॉर्जेवा का यह स्टेटमेंट है कि जिस हिसाब से भारत प्रगति कर रहा है उस हिसाब से आने वाले अल्प सालों में भारत प्रथम 3 पोजीशन में विराजमान होगा। और जो गति भारत ने अभी इख्तियार करी है, आप देखिए UAE कह रहा है कि रुपए में भुगतान के लिए UAE जैसा देश राजी हो गया है। मतलब हमने विकास भी भरपूर करा है, हमने सांस्कृतिक विकास भी करा है, और दूसरा PLE के अंतर्गत 15 ऐसी यूनिट्स थी जिनको PLE के अंतर्गत विकास में माध्यम बनाया गया, और इसीलिए ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में भारत प्रथम 5 में है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में प्रथम 5 में है, परचेसिंग पावर पैराडाइज। अगर ये भी आंकड़ा गलत है तो आप जाके चेक कर लीजिए, इसमें भी भारत प्रथम 5 में है। ठीक है, अनिल जी जवाब दीजिए। देखिए वो व्यास जी हमारे कह रहे थे जी, अगर आर्थिक रूप से अगर देश मजबूत हुआ है तो आप ये बताइए, चलो मैं आपका मान लेता हूँ, अगर आर्थिक रूप से मजबूत हुआ, एक तरफ आप कह रहे हैं देश आर्थिक रूप से मजबूत हुआ और दूसरे तरफ देश के ऊपर अगर कर्जा बढ़ रहा है तो इसको आप आर्थिक किस आधार पे कह सकते हैं? वास्तविकता ये है कि वैश्विक स्तर पर अगर अपन बात करें तो गलत GST और नोटबंदी ने निश्चित तौर पे देश की अर्थव्यवस्था को भी कमजोर किया। एक तरफ आप कह रहे हैं देश मजबूत हुआ तो रुपया लगातार गिरने का काम क्यों कर रहा है? ये आपने ही कहा था कि रुपया और डॉलर की कीमत हम एक करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी को आपने 60 महीने दे दिए, अब तो 60 महीने की भी बात नहीं है, अब तो आपको लगातार दूसरा कार्यकाल भी दे दिया, लेकिन रुपया गिरा नहीं, रुपये की हालत और ज्यादा पतली हो गई, बढ़ा नहीं और ज्यादा पतली हो गई। तो आप किस आधार पे इस बात को कह रहे हैं? कर्ज अगर बढ़ रहा है किसी व्यक्ति पे, पर व्यक्ति 1,90,000 के करीब जो है कर्ज पर व्यक्ति के पास हो गया, इस आधार पे आप विकास की बात कर रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता। तो निश्चित तौर पे इस बात को आप स्वीकार करिए, जो गलती है उसको छोड़िए, उस पर आप उनको बुलाइए और नए सिरे से नया काम करिए, जिसकी प्रगति और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए आप करेंगे तो युवाओं के लिए भी भविष्य के बारे में भी आप सोचे तो निश्चित तौर पर जी आऊंगा। प्रेम जी आपके पास आऊंगा, प्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। प्रकाश जी, दोनों ही प्रवक्ताओं का आपने सुना, सबके अपने अपने दावे हैं, सरकार लगातार आंकड़े पेश करती है, ये बताने की कोशिश करती है कि काम हुआ है जमीन पर, लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर यदि हम आपसे पूछें तो अभी वर्तमान समय में युवाओं के सामने क्या चुनौतियां हैं, सरकार को क्या करना चाहिए जिस पर अब तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है? जी अमित जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक आचार्य नरेंद्र देव जी ने बहुत पहले युवाओं के बारे में बहुत कुछ शोध किए, लिखे भी हैं जी। और सरकार ने भी उनको काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया है। उन्होंने एक लाइन कही थी, असंख्य असफलताओं से टकराकर निज सपनों को साहस से बचाकर ले जाना है जरूरी श्रम की नौका को, निज जख्मों पर जैसे मरहम लगाकर चेहरों पर मुस्कान है, खुशियों की खोज निरंतर युवा शक्ति ही राष्ट्र और सत्य की पहचान है। तो युवा शक्ति जो है वो सत्य की पहचान है और राष्ट्र की पहचान है। अब भारत सबसे युवा राष्ट्र है पूरे दुनिया में, लेकिन परेशानी ये है कि युवाओं के पास दिशा नहीं है, रोजगार नहीं है, और अभी की बात नहीं है, कई वर्षों से बात चली आ रही है। और सब आप देखें खेल में, चाहे बात क्रिकेट की कर लें या किसी और खेल की कर लें, कि युवाओं को ही निरंतर मौका मिलता है। जब व्यक्ति वाला जो है 30 से या 35 की उम्र में हो जाता है तो उसको रिटायरमेंट यानी संन्यास लेना पड़ता है ताकि युवा जो है उसकी जगह ले सके। ऐसे हम देखते हैं अपनी कला की लाइन में, फिल्म की लाइन में युवाओं को ही प्रोत्साहित किया जाता है, युवाओं को ही जनता जो है पसंद करती है। जो पुराने अच्छे अभिनेता हैं उनको भी एक समय में जाकर संन्यास लेना पड़ता है। लेकिन फिर धारा की बात करें कि राजनीति की बात करें तो हमारे यहाँ परेशानी ये है कि युवाओं को इतने चांस नहीं मिले। हालांकि कुछ वर्षों में युवाओं को मौके मिल रहे हैं, लेकिन जिस प्रतिशत से मिलना चाहिए थे, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो या किसी भी पार्टी की सरकार हो, युवाओं नेतृत्व नहीं मिलता है। युवाओं को विधायक बनने के या सांसद बनने के इतने अवसर नहीं मिलते हैं प्रतिशत में जितने मिलना चाहिए। तो मुख्य धारा से बात दूर है, और मुख्य धारा में लाने के लिए हमारी सरकार को, चाहे प्रदेश की हो या राष्ट्र की सरकार हो, उनको ऐसे अमूलचूल कदम उठाना चाहिए जिससे युवा के अंदर जोश आए
युवा के सत्य को पहचान के राष्ट्र के सत्य के साथ युवा को जोड़ा जाए। जी अमित जी, निश्चित तौर पर तो विषय काफी वृहद है, लेकिन चूंकि चर्चा का समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ बड़ी बहस मध्य प्रदेश डिबेट लाइव में आज हमने युवाओं पर चर्चा की। सभी ने अपनी राय रखी, लेकिन निश्चित तौर पर देखना होगा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के इन युवाओं के लिए क्या बेहतर काम किया जाता है, पक्ष और विपक्ष का तालमेल इसमें किस तरह से दिखता है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।